पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव था हेमराग। वहाँ के लोग सीधे साधे थे और प्रकृति की पूजा करते थे। गांव में एक 18 वर्षीय लड़का रहता था, आदित्य। वो बाकी बच्चों से अलग था, शांत, गंभीर और हमेशा किसी रहस्य की तलाश में रहता। एक दिन आदित्य अपने दादाजी की पुरानी किताबें देख रहा था। तभी उसे एक टूटे हुए पन्ने पर एक नक्शा मिला जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। अरे ये क्या मंत्र कैसे हैं? ये अलौकिक दरवाजा क्या होता है? उस नक्शे को देख आदित्य का उत्साह बढ़ गया। तभी उसे याद आया कि उसके दादाजी उसे बचपन से ही किसी अलौकिक द्वार की कहानी बताते थे जिसे सिर्फ सच्चा बच्चा ही पार कर सकता था। तो बस अब आदित्य ने तय कर लिया था कि वो इस नक्शे को पढ़कर उस गुफा को ढूंढ निकालेगा। अगली सुबह आदित्य ने नक्शे की बात अपने दोस्त तने और पाखी को बता दी। क्या अलौकिक दरवाजे की गुफा? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसी भी कोई गुफा होती है। हाँ, मुझे भी नहीं, पर आदित्य बोल रहा है तो बात सच ही होगी ना? सच होगी नहीं, सच ही है और मैं उस गुफा को ढूंढ कर निकालूंगा। तो बोलो, इस मिशन में तुम दोनों मेरा साथ दोगे कि नहीं? हाँ, हम जरूर तुम्हारा साथ देंगे। आखिर गांव का रहस्यमय गुफा ढूंढने के लिए बच्चे निकल पड़े। तीनों दूसरे दिन नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और रास्ता कठिन, पर तीनों साहसी थे। घंटों चलने के बाद उन्हें वो गुफा मिली जैसी नक्शे में थी। उसके मुंह पर एक शिलालेख था, जो सत्य, साहस और करुणा से भरा हो वही द्वार पार कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? क्या मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर जो लिखा है उस हिसाब से तो हम तीनों में ये गुण होने चाहिए, तभी हम इसे पार कर सकते हैं। देखो दोस्तों, हम तीनों एक साथ इस रहस्यमय गुफा को ढूंढते हुए आ तो गए हैं। इसका मतलब ये है कि हम साहसी हैं। और रही बात सत्य और करुणा की, तो मुझे लगता है कि ये गुण हम तीनों में है। इसलिए चलो चलते हैं। आदित्य की बातों से तने और पाखी का हौसला बढ़ा। उस दरवाजे के सामने तीनों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे और चमत्कार हो गया। गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों दोस्त अंदर गए और जैसे ही वो अंदर गए, उनकी आंखों के सामने अजीब रोशनी चमकी और एक पल में वो एक नई दुनिया में थे। वहाँ पेड़ बोलते थे, नदियाँ गाती थी और आकाश में 3 चंद्रमा चमकते थे। आदित्य, ये सब क्या है? ये तो बिल्कुल किसी सपने जैसा है। वो तीनों इस जादुई दुनिया को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी की आवाज आई। आखिर तुम सब आ ही गए। तुम्हें इस अलौकिक दरवाजे ने ही तो चुना है। अरे ये आवाज कैसी? जैसे ही तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा था। डरने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आपने ये क्यों कहा कि हमें चुना गया है? क्योंकि इस दुनिया को काल रात्रि नाम का एक भयानक अंधकार निगल रहा है। ये दुनिया पक्षियों और अन्य जीवों के लिए बनाई गई थी, लेकिन काल रात्रि राक्षस ने इस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से ये दुनिया दूषित हो रही है और धीरे धीरे नष्ट हो रही है। क्या सच में? हाँ, लेकिन आज इतने सालों बाद तुम तीनों ने इस दरवाजे को पार किया है। इसका मतलब काल रात्रि का अंत होने को है। तुम तीनों समझदारी और इकट्ठे होकर इस दुनिया को बचा सकते हो। तुम्हें बस उस काल रात्रि की गुफा को ढूंढकर उसे नष्ट करना है। उस जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य, पाखी और तने तीनों ही काल रात्रि के गुफा को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता उनके लिए कठिन था, लेकिन गुफा की ओर निकलने से पहले जादुई पेड़ ने उन तीनों को 3 अलग अलग मंत्र दिए थे, जिससे रक्षा शस्त्र बनाया जाता था। जादुई पेड़ की बात सुनकर आदित्य और उसके दोस्त गुफा की ओर निकल पड़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि काल रात्रि के सेवक उन पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी क्षण उन्हें रोक सकते थे। तभी यात्रा के दौरान एक रहस्यमय लड़की मिली, निशा। उसने कहा कि वो भी उनकी तरह काल रात्रि का अंत करने निकली है। तो तुम्हारा कहना है कि तुम भी हमारे साथ हो? हाँ। लेकिन हम तुम्हें जानते नहीं हैं, फिर हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं?
आदित्य की बातों से निशा हड़बड़ा गई। आदित्य को क्या जवाब दिया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए, जिसे देखकर तने को उस पर दया आ गई और सबको समझाकर अपनी टीम में उसे शामिल कर लिया। तुम सबका धन्यवाद, तुमने मुझे इस टीम में शामिल करके मेरा काम और आसान कर दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम अब हमारी भी दोस्त हो, है ना दोस्तों? तने की बात पर आदित्य और पाखी ने हामी तो भर ली थी, लेकिन ना जाने क्यों पाखी को निशा पर शक था। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। देखते ही देखते दिन बीतते गए और निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुलने मिलने लगी, मानो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहती हो। आदित्य, ये निशा तने के साथ कुछ ज्यादा ही घुल गई है ना? हाँ, हमें जरा बचकर रहना चाहिए। पाखी के साथ आदित्य को भी निशा पर शक होने लगा था, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। निशा ने तने को अपने वश में कर लिया था। काल रात्रि के गुफा के पास पहुंचने के बाद जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तने कमजोर पड़ने लगा। उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गया, जिसके कारण काल रात्रि की गुफा खत्म होने के बजाय खुल गई। आखिरकार मेरा काम पूरा हो ही गया। मैंने कर दिखाया। मैंने तुम्हें रोक दिया और काल रात्रि को मुक्त कर दिया। मतलब तुम हो कौन? काल रात्रि की सेविका हूँ, जो यहाँ तुम्हें रोकने आई थी। निशा की बात सुनकर सब दंग रह गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब अंधकार चारों ओर फैल चुका था। निशा वहाँ से भाग निकली थी। आदित्य, तने और पाखी को विश्वासघात से ठेस पहुंची थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? काल रात्रि का अंधकार तो फैल चुका है। दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो फिर से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। हम अभी भी जीत सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आदित्य की बातों से सबका हौसला बढ़ गया। तीनों ने आंखें बंद करके फिर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक हवाएं तेज होने लगी। आसमान से एक रोशनी आदित्य, पाखी और तने पर पड़ी। जैसे उन्होंने आंखें खोली तो देखा आदित्य के हाथ में एक दिव्य रक्षा शस्त्र था, और उस शस्त्र को पाते ही आदित्य ने उसे अपनी जी जान लगाकर काल रात्रि के गुफा पर फेंक दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि काल रात्रि की गुफा टूटकर बिखर गई। उसकी छाया मिट गई। हम जीत गए दोस्तों। तीन दोस्त मिलकर अपनी जीत मना रहे थे। तभी वो जादुई पेड़ फिर से प्रकट होकर बोलता है, शाबाश बच्चों, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चे हृदय और एकता से हर अंधकार को मिटाया जा सकता है। वृक्ष देवता की बात सुनकर तीनों खुश हुए। आखिर आदित्य, तने और पाखी वृक्ष देवता का आशीर्वाद लेकर हिमराग गांव लौट आए। गर्मियों की दोपहर में गांव के चौराहे पर कुछ किसान बैठे हुए थे। उन सब के चेहरे पर चिंता और थकान झलक रही थी। जमींदार के गुंडे गांव में घूम रहे थे। अशोक एक कोने में अपनी पत्नी लीला से बातें कर रहा होता है। लीला, ये भैरव सिंह हमारी जान तक ले लेगा। जमीन छीनकर वो क्या करेगा? जब खेतों में कुछ उगेगा ही नहीं तो उसका लालच किस काम का? अशोक, क्रोध से कुछ नहीं होगा। हमें अपनी जमीन बचाने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। कैसा तरीका लीला? बारिश नहीं हुई, फसल नहीं उगी, हमारी बंजर जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। अब इस गांव में रहना मौत को बुलाने जैसा है। तभी गांव के मुखिया रामदास पास आते हैं। अशोक, तुम सही कह रहे हो। भैरव सिंह ने गांव को नर्क बना दिया है। लेकिन बेटा, अगर तुम जैसे लोग भी हार मान लोगे तो इस गांव का क्या होगा? मुखिया जी, मैं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन कैसे? मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत और हिम्मत है अशोक, ये मत भूलो। अशोक चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल और गुस्सा साफ दिखाई देता है। अगले दिन अशोक थका हुआ जंगल के किनारे बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। अचानक उसे पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी का सहारा लिए धीरे धीरे अशोक के पास आता है। क्या सोच रहे हो बेटा? आप कौन हैं और इस वीरान सी जगह में क्या कर रहे हैं? मैं एक मुसाफिर हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा खोया हुआ नहीं हूँ। लगता है तुमने जिंदगी से हार मान ली है।
हारता वही है जिसके पास कुछ बचा ना हो। मेरी जमीन बंजर है, मेरा परिवार भूखा है और जमींदार मेरा सब कुछ छीनने पर तुला है। अब हार ही एकमात्र रास्ता है। हारने वाला नहीं, लड़ने वाला दुनिया बदलता है। तुम किसान हो और किसान के हाथ में धरती को बदलने की ताकत है। ताकत? मेरी जमीन सूखी है, उसमें कोई ताकत नहीं बची। तो ताकत मैं दूंगा। ये लो, ये 3 बीज, इन्हें अपनी जमीन में बो देना और याद रखना, जो उगेगा वो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। बूढ़ा 3 छोटे छोटे बीज अशोक के हाथ में रखता है। ये बीज क्या करेंगे? ये कोई जादू है? जादू और मेहनत में फर्क तुम्हें जल्दी ही समझ में आएगा, लेकिन याद रखना, जो चमकेगा उसे संभाल पाना आसान नहीं होगा। अशोक, वो बूढ़ा कौन है और ये बीज क्या सच में हमारी मदद करेंगे? मुझे खुद नहीं पता लीला, लेकिन इन बीजों को बोने में कोई नुकसान तो नहीं है। शायद ये हमारी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुम्हें इन पर भरोसा है तो मुझे भी है। हमारी मेहनत और प्रार्थना से चमत्कार हो सकता है। अशोक और लीला ने बीज बोकर एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उम्मीद और डर का मिश्रण था। अब हमें इंतजार करना होगा। ये बीज क्या करते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। दोनों अपने झोपड़े में लौट आए। सुबह के समय अशोक और लीला खेत की ओर जाने लगे। जैसे ही वो खेत के पास पहुँचे, उन्हें कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। जमीन से छोटे छोटे चमकीले पौधे उगाए। ये पौधे रात के तारों की तरह चमक रहे थे। अशोक, ये क्या है? हमारी जमीन तो बंजर थी, लेकिन ये पौधे कैसे उगाए? ये वही बीज है जो उस बूढ़े व्यक्ति ने दिए थे, लेकिन ये कोई आम पौधे नहीं लगते लीला। ऐसा लगता है जैसे ये आसमान के तारों से जुड़े हों। अशोक, ये चमत्कार है। हमारी जमीन पर रोशनी आ गई है। अब हमारा गांव भी खुशहाल हो सकता है। अशोक और लीला एक पल के लिए खुश हुए। लेकिन लीला, अगर गांव वालों और जमींदार को इसके बारे में पता चल गया तो ये चमक हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। हमें सचेत रहना होगा अशोक, लेकिन सच को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। अगले दिन गांव के लोग खेत के पास जमा हुए। सभी चमकदार पौधों को देख रहे थे। उनकी आंखों में आश्चर्य और खुशी थी। लेकिन भीड़ के बीच जमींदार के एक आदमी ने ये सब देखा तो वो तुरंत भैरव सिंह को खबर देने दौड़ा। अशोक भाई, ये पौधे कहाँ से आए? ये तो चमत्कारी लगते हैं। अब भाई, ये भगवान की देन है। मैंने बस मेहनत की और ये उगाए। अगर ये पौधे हमारी जमीन पर भी उग जाएं, तो हमारी किस्मत बदल सकती है। अशोक, तुम्हारे खेत ने उम्मीद की नई किरण दिखाई है, लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा। जमींदार तक ये खबर पहुंची तो वो इसे तुम्हारे हाथों से छीन लेगा। अशोक कुछ कहने ही वाला था कि दूर से भैरव सिंह और साथी आते हुए दिखे। भैरव सिंह अपने आदमियों के साथ खेत पर पहुंचा। उसके चेहरे पर क्रोध और लालच का मिश्रण था। उसने खेत की चमकदार पौधों को देखा। तो ये है तुम्हारा चमत्कार अशोक। मेरी जमीन पर ये जादू उगाकर तुमने मेरी आंखों में धूल झोंकने की हिम्मत की। जमींदार साहब, ये जमीन मेरी है। मैंने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। इन पौधों पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जमीन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये पूरा गांव और हर खेत मेरी जागीर है। अब ये चमकीले पौधे भी मेरे हैं। जमींदार साहब, भगवान की देन को कोई इंसान अपनी जागीर नहीं बना सकता। ये पौधे मेहनत और विश्वास का फल हैं। चुप रहो, मैं जो चाहूंगा वही होगा। आज से ये जमीन मेरी है। अशोक, अगर तुमने विरोध किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को पौधों को उखाड़ने का आदेश दिया। अशोक और लीला ने बीच में आकर रोकने की कोशिश की। गांव वाले अशोक का साथ देने आए, लेकिन जमींदार के गुंडों ने हथियार निकाल लिए। जमींदार साहब, यह अन्याय है। गरीबों की जमीन छीनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे सोना मिलेगा, समझे? ये पौधे कोई आम चीज नहीं है। मुझे इनकी चमक से खजाने की गंध आ रही है।
जमींदार ने आदमियों को पौधे उखाड़ने के लिए छोड़ दिया और वहाँ से चला गया। अशोक और लीला चिंतित हो गए। अशोक और लीला घर के आंगन में बैठे थे। दोनों बेहद परेशान थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अशोक, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इन पौधों की चमक केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक रहस्य का द्वार है। कौन सा रहस्य? ये पौधे नक्षत्र लोक का द्वार खोलते हैं। उस लोक में एक खजाना छिपा है, लेकिन लालच से भरे इंसान वहां नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा है तो जमींदार वहां भी पहुंचने की कोशिश करेगा। हमें क्या करना होगा? तुम्हें नक्षत्र लोक का द्वार खोलना होगा, लेकिन याद रखना, जो वहां जाएगा उसे अपने मन की सच्चाई का सामना करना होगा। अशोक और लीला ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर डर और हिम्मत दोनों ही झलक रहे थे। वो जानते थे कि अब उन्हें जमींदार से टकराना ही होगा। बूढ़ा व्यक्ति अशोक और लीला को खेत में ले आता है। पौधों की चमक पहले से तेज हो गई थी, जैसे आसमान पर तारे तेजी से टिमटिमा रहे हों। अशोक, समय आ गया है। इन पौधों की चमक नक्षत्र लोक का द्वार खोल रही है। तुम दोनों को वहां जाना होगा, लेकिन याद रखना, खजाने तक पहुंचना आसान नहीं होगा। लालच और भय तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे। अगर इससे हमारे गांव की बंजर जमीन को जीवन मिल सकता है, तो हम इस परीक्षा के लिए तैयार हैं। हमने अपनी मेहनत और सच्चाई से यहाँ तक का सफर तय किया है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र पढ़ा। पौधों की चमक बढ़ गई और एक तेज रोशनी के साथ जमीन फटने लगी। एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। अशोक और लीला ने धीरे धीरे उसमें प्रवेश किया। अशोक और लीला ने नक्षत्र लोक में प्रवेश किया। वो जगह जादुई थी। हर तरफ सितारों की चमक और स्वर्णिम वृक्ष। बीच में एक झील थी, जिसके पानी से हल्की रोशनी निकल रही थी। झील के पास एक रक्षक खड़ा था। उसका आकार विशाल और चमकदार था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं अशोक हूँ, एक किसान। मैं यहाँ अमृत जल लेने आया हूँ, ताकि हमारी बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकूं और गांव वालों की भूख मिटा सकूं। अमृत जल केवल उसे मिलेगा जो निस्वार्थ और सत्यनिष्ठ होगा। ये जल लालचियों को नष्ट कर देता है। क्या तुम्हारा दिल सच्चा है? हमने अपनी मेहनत से इन पौधों को उगाया है। हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव को बचाना है। रक्षक मुस्कुराता है, लेकिन तभी नक्षत्र लोक में तेज आवाज गूंजी। भैरव सिंह और उसके आदमियों ने जादुई द्वार के जरिए प्रवेश किया। तो यही है वो खजाना। अशोक, तुम मूर्ख हो। ये खजाना अब मेरा है। इसे मैं सोने और धन में बदल दूंगा। अमृत जल लालचियों के लिए नहीं है। अगर तुम इसे छूओगे तो ये तुम्हारा विनाश कर देगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपनी ताकत से इसे हासिल कर लूंगा। भैरव सिंह झील की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने अमृत जल को छुआ, झील का पानी आग की लपटों में बदल गया। भैरव सिंह और उसके आदमी चीखते हुए नष्ट हो गए। अशोक और लीला ने भयभीत होकर सब कुछ देखा। देख लिया, लालच का यही अंजाम होता है। हमने देखा और समझा भी, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल अपने गांव की भलाई है। क्या हमें अमृत जल मिलेगा? तुमने अपनी सच्चाई और निस्वार्थता से इसे पाने का अधिकार अर्जित किया है। ये लो। रक्षक अशोक को एक सुनहरी मटकी में अमृत जल देता है। अशोक और लीला वापस गांव लौट आए। उन्होंने अमृत जल अपनी जमीन पर छिड़का। देखते ही देखते बंजर जमीन पर हरियाली फैलने लगी। खेतों में फसलें उगने लगी। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। अशोक, तुमने हमारी उम्मीद को सच कर दिखाया। अब ये गांव फिर से समृद्ध होगा। ये हमारी मेहनत और सच्चाई का फल है। हमें तो बस अपनी ताकत पर भरोसा करना था और ये भी समझना था कि लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन निस्वार्थता हमेशा रंग लाती है। गांव के लोगों ने अशोक और लीला को धन्यवाद कहा। गांव में हर कोई खुश था। अशोक और लीला खेत के पास थे। बूढ़ा व्यक्ति एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ।
कौन है बाबा, और आपने हमारी मदद क्यों की? अशोक, मैं नक्षत्र लोक का रक्षक हूँ। सदियों से मैं धरती पर भ्रमण करता हूँ और उन लोगों की तलाश करता हूँ जो सच्चाई और निस्वार्थता के साथ अपनी जमीन और जीवन को संवारने का सपना देखते हैं। लेकिन हमें क्यों चुना? क्योंकि मैंने तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखा था। तुम्हारे जैसे लोग ही अमृत और नक्षत्र लोक की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। दहीपुरिया गांव में जयदेव और दयाराम नाम के दो व्यक्ति समोसे की दुकानें चलाते थे। दोनों की दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल पास थीं, लेकिन दयाराम की दुकान हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी। अरे दयाराम, तुम्हारे समोसे तो कमाल के हैं। जी करता है एक साथ 5-6 प्लेट खा जाऊं। अरे लीजिए ना रामा भाई, किसने रोका है? तेरे समोसे खाकर पेट भर जाता है, लेकिन जी नहीं भरता। जबकि जयदेव की दुकान पर इक्का दुक्का लोग ही आते थे। ये देखकर जयदेव को दयाराम से बहुत जलन होती थी। क्यों, इस दयाराम के समोसे इतने लोकप्रिय हैं? मेरे समोसे उससे कम अच्छे नहीं हैं। फिर भी लोग मेरी दुकान पर पता नहीं क्यों नहीं आते। दयाराम के घर में उसकी बीवी और बेटी भी दयाराम के बनाए समोसे पसंद करते थे। वाह पापा, आपके हाथों में तो जादू है। पापा, आप मुझे भी ऐसे समोसे बनाना सिखाओ ना। जरूर बेटे, क्यों नहीं, जरूर सिखाऊंगा। लेकिन पहले तुम एग्जाम में फर्स्ट आओ। हाँ पापा, मैं बहुत मेहनत करूंगी और फर्स्ट आऊंगी। तुम्हारे पापा बड़े प्यार से और शुद्धता से समोसे बनाते हैं। प्यार और शुद्धता से समोसे खाने में बड़ा मजा आता है। इधर समय के साथ जयदेव का गुस्सा और जलन बढ़ती गई। एक दिन अपने घर में बैठकर जयदेव सोच रहा था, इस दयाराम के समोसे इतने अच्छे और स्वादिष्ट क्यों हैं? मेरे समोसे में क्या गलती है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, लेकिन करूं तो करूं क्या? आधी रात को जब सभी सो रहे थे, जयदेव चुपके से दयाराम की दुकान के पास गया। दयाराम की दुकान पर पेट्रोल छिड़का और माचिस की तीली जलाकर दुकान को आग लगा दी। दयाराम की दुकान जलकर खाक हो गई। सुबह जब गांव वालों ने दयाराम की जली हुई दुकान देखी तो कहने लगे, अरे अरे, दयाराम तो बर्बाद हो गया। देखो तो, अपने दयाराम की दुकान जलकर खाक हो गई। अब क्या करें? दयाराम और उसकी बीवी जब दुकान के पास पहुँचे तो बीवी रोने लगी। अरे, हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा था कि हमारी दुकान की ये हालत हो गई। एक गरीब आदमी अब क्या करेगा? बताओ कैसे जिएगा? दयाराम अपनी बीवी को संभालते हुए कहता है, चिंता न करो। अरे, जैसे दुकान पहले बनाई थी वैसे ही अब भी बनाएंगे। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। दयाराम के हौसले अब भी बुलंद थे। उसने किसी पर भी शक नहीं किया। दुकान जलने की वजह से दयाराम को भारी पैसों का नुकसान हुआ था। दयाराम अपने घर में था कि रेनू रोते हुए दयाराम के पास आई। पापा, मुझे स्कूल से निकाल दिया। क्यों बेटा, क्या हुआ? पिछले महीने की फीस जमा नहीं की तो टीचर ने कहा कि कल से स्कूल मत आना। पापा, अब मैं कैसे स्कूल जाऊं? स्कूल नहीं जाऊंगी तो फर्स्ट कैसे आऊंगी? और फर्स्ट नहीं आई तो आप समोसा भी नहीं बनाना सिखाएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। मैं जल्दी ही फीस भर दूंगा। फिर तुम स्कूल चली जाना, फर्स्ट आना और फिर मैं तुम्हें समोसे बनाना सिखाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। दयाराम सब ठीक करने के प्रयास में लग गया। उसकी दुकान जल गई थी, लेकिन उसने फिर से हिम्मत करके पैदल समोसे बेचना शुरू किए। दयाराम गली गली घूमता और समोसे बेचता। समोसे ले लो, ताजे गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे दयाराम भाई, जल्दी से गर्मा गर्म समोसे दे दो। हाँ ले लो भैया। दयाराम, तुम्हारी दुकान जल गई, लेकिन तुमने हिम्मत करके फिर से समोसे बेचना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जी, गुजर बसर तो करना ही पड़ेगा ना। दयाराम तो समोसे बेच रहा था, लेकिन जयदेव की दुकान में पहले भी ग्राहक नहीं आते थे और अब भी वही हाल था। परेशान होकर जयदेव अपनी बीवी से कहता है, मैंने उस दयाराम की दुकान जला दी, लेकिन वो अभी भी पैदल समोसे बेच रहा है। अरे उससे क्या ही होगा,
वो पैदल समोसे बेच रहा है ना। क्या करूं कि मेरी दुकान चल पड़े? अभी तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दयाराम पैदल ही समोसे बेचकर हमसे आगे निकल जाएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। दयाराम के समोसे वैसे ही बिक रहे हैं जैसे पहले बिक रहे थे। जयदेव और उसकी बीवी दयाराम के काम से जल रहे थे, लेकिन दयाराम मेहनत किए जा रहा था। एक दिन रास्ते से जाते हुए उसे एक पेड़ के नीचे बैठी भिखारन बुढ़िया मिली। समोसे ले लो, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अरे बेटा, क्या है तुम्हारे पास? माई, मेरे पास समोसे हैं, क्या तुम खाओगी? हाँ बेटे, बड़ी भूख लगी है, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माई, तुम खा लो, पैसे नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। दयाराम ने समोसे दिए तो बुढ़िया ने बड़े मजे से खाए। तृप्त होकर कहने लगी, वाह बेटा, तेरे समोसे तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। जी माई, गांव वाले भी यही कहते हैं। सही कहते हैं, तू गांव वालों को बड़े प्यार से समोसे खिलाता है और वो भी तुझे बड़ा प्यार करते हैं। जी माई। लेकिन बेटा, तुझे पता है, कल ही तुम्हारे गांव वालों पर बड़ी विपदा आने वाली है। कैसी विपदा माई? कल तुम्हारे गांव पर इतना भयानक ग्रहण लगने वाला है कि पूरा गांव अंधकार में डूब जाएगा। इतना अंधेरा छाएगा कि कुछ भी दिखेगा नहीं। और तुम्हारे गांव में बिजली की समस्या तो है ही, लोग परेशान हो जाएंगे। अरे माई, कैसी बातें कर रही हो, और आपको ये सब कैसे पता? तभी बुढ़िया अपने असली रूप में, मतलब परी के रूप में बदल गई। दयाराम ये देखकर दंग रह गया। आप कौन है? आप है कौन? मैं परी लोक से आई हुई एक परी हूँ। दयाराम, मैं तुम्हारी नेक दिली और मेहनत देखकर खुश हुई। तुमने मुझे बिना पैसों के समोसे खिलाकर अपने नेक दिली का सबूत दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन जो आपने ग्रहण वाली बात कही, क्या वो सच है? हाँ दयाराम, ये सच है, लेकिन गांव वालों को इस विपदा से बचाने का हल मेरे पास है। आओ मेरे साथ। परी दयाराम को अपने साथ ले गई। गांव के बाहर आकर दयाराम ने देखा कि एक बड़ा सा समोसा है और उसका एक दरवाजा है। परी जी, ये क्या है? दयाराम, ये एक गुफा है। तुम्हारे बेहतरीन समोसे की वजह से ही मैंने इसे ऐसा कर दिया है। तुम ग्रहण से पहले ही सारे गांव वालों को यहाँ पर ले आओ। यहाँ पर सारे गांव वाले आएंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। जाओ, अपने गांव वालों को बचा लो। जी परी जी, मैं आज ही गांव वालों को यहाँ पर लाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दयाराम ने परी को प्रणाम किया और परी गायब हो गई। बाद में जब दयाराम गांव गया और उसने गांव वालों को किस्सा बताया तो रामा कहने लगा, दयाराम, अरे ऐसे कैसे कह रहे हो? माना कि तुम्हारे समोसे हमें पसंद हैं और हम तुम्हारी इज्जत भी करते हैं, लेकिन तुम जो कह रहे हो उस पर विश्वास कैसे करें? रामा भाई, सच में गांव में ग्रहण लगने वाला है जिससे पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए। रामा और दयाराम चलकर जब समोसे वाली गुफा के सामने पहुँचे, रामा हक्का बक्का रह गया। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा समोसा! अब तो विश्वास हो गया ना रामा भाई, आज रात ही ग्रहण लगने वाला है। तो चलो जल्दी दयाराम, अभी जाकर पूरे गांव वालों को यहाँ पर ले आते हैं। दयाराम, तुम्हारी वजह से आज गांव वाले मुश्किल से बचेंगे। दयाराम और रामा ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सभी गांव वाले जमा हुए और सभी चलकर उस गुफा में प्रवेश करने लगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर जयदेव अपनी बीवी से कह रहा था, अरे कुछ नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये सब दयाराम के पैंतरे हैं। वो अपने समोसे को ज्यादा मशहूर करने के लिए ये सब कर रहा है। वो क्या कहते हैं, विज्ञापन है। उसे लगता है इससे उसकी समोसे की खपत बढ़ेगी। हम कहीं नहीं जाएंगे। हे भगवान, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। उसकी दुकान जलाने से तो अच्छा था कि उसे ही जला देता। कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। जयदेव बात ही कर रहा था कि उसी समय गांव में ग्रहण लग गया और ऐसा अंधेरा छाया कि पास की चीज भी नजर नहीं आ रही थी। लेकिन गुफा में सब लोग सुरक्षित और खुश थे। तभी रामा कहने लगा,
देखो दयाराम, सभी लोगों को तुमने सुरक्षित कर दिया। लोग तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। इसमें एहसान की क्या बात है? सभी लोग सुरक्षित हैं और मैं गांव के लिए कुछ कर पाया, इसी बात की खुशी है। सभी लोग नहीं, अभी भी जयदेव और उसकी बीवी अपने घर में हैं। मैंने उन्हें समझाया लेकिन वो माने ही नहीं। तुम जाकर उन्हें ले आओ। हाँ हाँ, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। दयाराम हाथ में टॉर्च लेकर चलते हुए जयदेव के घर पहुंचा। कौन कौन है? मैं हूँ जयदेव भाई। हमने आपको समझाया था ना कि ग्रहण लगने वाला है। अब भी वक्त है, यहाँ से चलिए, मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ दयाराम, हमें यहाँ से ले चलो। दयाराम जयदेव और उसकी बीवी को लेकर गुफा में पहुंचा। दूसरे दिन जब ग्रहण चला गया तो स्थिति सामान्य हुई। गांव के लोग गुफा के बाहर आए तो जयदेव की आंखों में पछतावे के आंसू थे। दयाराम, मुझे माफ कर दो। क्या हुआ जयदेव? दयाराम, मैंने ही तुम्हारी समोसे की दुकान जलाई थी। तुम्हारे समोसों को मेरे समोसों से ज्यादा बिकता हुआ देखकर मुझे जलन हो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी दुकान जला दी। मैं हमेशा तुम्हारी तरक्की से जलता रहा। मुझे माफ कर दो। तुमने जो गांव वालों के लिए किया है वो बहुत बड़ी बात है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम मेरे लिए मेरे घर तक आ गए और मैंने तुम्हारी दुकान जला दी। मुझे अपने किए पर शर्म और पछतावा है। मुझे माफ कर दो। जयदेव, तुमने जो किया है वो गलत है, पर तुम्हें अपने किए का पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। जयदेव, जलन और बुराई के साथ अगर कोई काम करोगे तो एक दिन तुम्हें ही तकलीफ होगी, इसलिए मेहनत और साफ मन से काम किया करो तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। मैं समझ गया दयाराम। आज से मैं अपना काम ज्यादा मेहनत और साफ दिल से करूंगा। जैसलमेर नगर में टूरिस्ट प्लेस के पास समीर अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो अपने पिता के गुजर जाने के बाद बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतने पर समीर धीरे धीरे बड़ा होता है और फिर जब वो 15 साल का हो जाता है। माँ, क्या हम लोगों का इस दुनिया में और कोई नहीं है? ना ही हमसे कोई रिश्तेदार मिलने आता है और ना ही कोई हमें फोन करता है। बेटा, है तो बहुत लोग, लेकिन सिर्फ कहने मात्र को। कहते हैं ना, सुख के सब साथी हैं, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। माँ, मेरे सब दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तुम अनाथ हो। नहीं बेटा, मैं हूँ ना तुम्हारे लिए। तुम परेशान ना हो, हमारे दिन जरूर बदलेंगे, फिर उन लोगों को तुम भी जवाब दे पाओगे। हाँ माँ, सही कहा आपने। चंपा लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी जुटा पाती थी। समीर इस बात से बहुत परेशान होता है। फिर एक दिन वो नदी के किनारे बैठा सोच रहा होता है। तभी वो नाव की सवारी कराते लोगों को देखता है, तो वो भी ये करके पैसे कमाने की सोचता है। अरे भैया, मुझे भी ये नाव चलानी है और पैसे कमाने हैं। हाँ, तो नाव खरीद के ला और चला। चाचा, इस नाव को खरीदने में कितने पैसे लगते हैं? ज्यादा नहीं बेटा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, खरीद लो। चाचा, ये तो बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। मैं कहाँ से इतने पैसे लाऊंगा? क्या आप मेरी मदद कर देंगे? मुझे कुछ दिन तक अपनी नाव पर ही काम करने दें, फिर मैं पैसे जुटाकर अपनी नाव खरीद लूंगा। समीर के ऐसा कहने पर नाव वाला सोचता है कि अगर इसको सिखा दूंगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी, और ये तो नौजवान लड़का है और मुझसे भी तेज काम करके ज्यादा पैसे कमाने लगेगा, फिर मेरी नाव पर कोई नहीं आएगा। ये सोचकर वो कहता है, अरे बेटा, तू अभी छोटा है, नहीं चला पाएगा, और पहले तुझे तैरना भी सीखना पड़ेगा। तब तक कुछ और काम कर ले, पैसे भी कमा ले नाव खरीदने के लिए। ठीक है चाचा। समीर चाचा की बात सुनकर घर चला जाता है। फिर अगले दिन अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और फिर अपने घर के हालात भी बताता है। वो अपने दोस्तों से कोई काम बताने को कहता है। तब उसका एक दोस्त रुपेश कहता है, भाई, एक बहुत आसान काम है। आने वाले टूरिस्ट लोगों को इस जगह के बारे में बातें बतानी है। हाँ, क्या सच में इतना आसान काम है? हाँ भाई, सच कह रहा हूँ। मेरा चचेरा भाई यही काम करता है। चल, मैं उससे तुझको मिलवा देता हूँ, तू काम सीख लेना और फिर करने लगना। समीर रुपेश के दोस्त से जाकर मिलता है, फिर उसका बताया हुआ काम सीख लेता है
और करने लगता है। समीर के काम करने से उसके घर की स्थिति सुधरने लगती है। फिर उसके पिता की बंजर पड़ी जमीन पर वो माँ बेटे दोनों मिलकर धान उगाने लगते हैं। भाई, तुम्हारा बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इस काम में लगवा दिया, जिससे मेरे घर की स्थिति ठीक हो रही है। अरे भाई, दोस्त बुरे वक्त में काम नहीं आएगा तो कब काम आएंगे? धन्यवाद मत बोल। बेटा, ये लो, चावल के आटे के समोसे बन गए हैं, खाकर देखो तो कैसा लग रहा है। हाँ चाची, जरूर दीजिए, खाकर बताता हूँ। रुपेश चंपा के बनाए समोसे खाता है। समोसा खाते ही वो अपनी उंगलियां चाटने लगता है और फिर कई बार और मांग कर खाता है और फिर कहता है, चाची, आपने क्या लाजवाब समोसे बनाए हैं। मैंने तो ऐसे लाजवाब समोसे, वो भी चावल के, कभी नहीं खाए। मेरी माँ के हाथों में जादू है। चाची ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन आप ऐसे ही समोसे रोज बनाकर मुझे जरूर भिजवा दिया कीजिए। हाँ बेटा, जरूर। फिर अगले दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो वहाँ एक टूरिस्ट को घूमते घूमते भूख लगती है। फिर वो समीर से होटल के लिए पूछता है। समीर उसे होटल ले जाता है तो वहाँ पर सारे चावल के आइटम होते हैं जो कि उसे पसंद नहीं आते। तो वो कहता है, हे मैन, क्या तुम मुझे किसी अच्छी खाने की जगह ले चलोगे? मुझे चावल का सिंपल खाना खाना है। समीर को समोसे का ख्याल आता है और तब वो अपनी माँ को फोन करके समोसे और चटनी बनाने को कहता है। माँ, मैं 2-4 लोगों को लेकर आ रहा हूँ, आप समोसा तैयार रखना। समीर के कहे अनुसार उसकी माँ चावल के आटे के समोसे तैयार करती है और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से परोसती है। तब जब समीर उस टूरिस्ट को लेकर वहाँ पहुँचता है तो उसकी माँ उसे समोसे परोसती है। ये तुम हमें कहाँ ले आए हो? हाँ, हम लोग ऐसी कैसी जगह नहीं खाना खाते। सॉरी सर, बट आप लोग परेशान ना हो, ये मेरा अपना घर है और आप लोग एक बार मेरी माँ के हाथ के समोसे खाकर देखें, फिर आपको कोई भी परेशानी हुई तो सबकी जिम्मेदारी मैं ही लूंगा। हाँ साहब, और आप लोगों का मन हो तभी हमें पैसे दीजिएगा, नहीं तो पैसे दिए बिना ही चले जाइएगा। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो हम खा लेते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या करना है। समीर और चंपा के कहने पर वो टूरिस्ट समोसा खाने लगते हैं और उसके साथ दी गई सरसों की चटनी और इमली की चटनी भी खाते हैं। वो लोग मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और फिर और समोसे मांग कर खाते हैं। वाह, क्या लाजवाब समोसे बने हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने सच कहा। वो उसकी खूब तारीफ करते हैं और फिर समोसे की कीमत से ज्यादा पैसे देते हुए कहते हैं, तुम लोग इसकी दुकान खोलो, बहुत ही अच्छी इनकम होगी। हाँ सर, जरूर ऐसा ही करेंगे। टूरिस्ट की कही गई बात को ध्यान में रखकर समीर और उसकी माँ मिलकर समोसे की दुकान खोल लेते हैं और उनकी दुकान बहुत जल्दी फेमस हो जाती है। आसपास के लोग और टूरिस्ट सबको समोसे बहुत पसंद आते हैं। माँ, आपके डिजाइन किए हुए रिंग रोल समोसे और भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और नए नए डिजाइन के समोसे बना दिया करो, जिससे लोग और आकर्षित होकर और समोसे ले। समीर के कहने से उसकी माँ समोसे और भी डिजाइन के बनाने लगती है, जिससे उसकी डिमांड और भी बढ़ जाती है, जिसके लिए उसे और भी लोगों को काम पर रखना पड़ता है और उसके समोसे फिर दूर दूर तक जाने लगते हैं और उसकी आमदनी बहुत अच्छी होने लगती है। ये जानकर फिर मीडिया वाले आकर उसका इंटरव्यू लेते हैं, जिससे पूरे शहर में उसका नाम रोशन हो जाता है, जिसे देखकर उसके रिश्तेदार भी अब उससे रिश्ता बनाने लगते हैं। समीर पुरानी बातें भुलाकर सबसे मिलकर रहने लगता है। सीख, अमीरी का साथी हर कोई, गरीबी का साथी कोई नहीं। बदलापुर गांव में शंकर नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी पार्वती और बेटी गोलू के साथ रहता था। दोनों की जिंदगी सरल और सुखी थी। शंकर अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था और पार्वती घर संभालने के साथ साथ खेत के कामों में उसका हाथ बटाती थी। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से
जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। इस बार अगर हम अच्छा अनाज उगा पाए तो गोलू की पढ़ाई के लिए और खर्चा कर सकते हैं। हाँ, लग तो रहा है कि इस साल अनाज की अच्छी बिक्री होगी। अब बस भगवान की कृपा हम पर ऐसे ही बनी रहे और आपके मेहनत का फल भी आपको मिले, यही कामना है मेरी। शंकर और पार्वती दोनों ही उम्मीद से अपना काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगा। शंकर की फसल पर कीड़ों का हमला हुआ और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो बेमौसम बारिश की भेंट चढ़ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा पूरा अनाज बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जो हुआ था उससे शंकर का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। साथ ही खेती के लिए जो कर्जा लिया था वो भी बढ़ता गया। पर इतनी मुश्किलों के बावजूद शंकर ने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। उसने नई तकनीकों का सहारा लेने की कोशिश की, पड़ोस के किसानों से सलाह ली, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पार्वती ने भी उसका हौसला बनाए रखा और छोटे मोटे काम करके घर का खर्च चलाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति दिन ब दिन खराब होती गई। मुझे माफ करना पार्वती। खेती में नुकसान होने के कारण आज तुम्हें बाहर दूसरों के पास काम करना पड़ रहा है। अरे, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है? घर हम दोनों का है तो मेहनत भी तो हम दोनों को ही करनी पड़ेगी। लेकिन तुमने कितने सपने देखे थे कि इस साल ये करेंगे वो करेंगे, पर सब बर्बाद हो गया। लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती है ही नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। हमें बस बिना रुके काम किए जाना है। सही कहा तुमने। अब आप ये सब सोचना बंद कर दीजिए और सो जाइए। आखिरकार शंकर ने गांव के पास एक दुकान पर नौकरी शुरू कर दी। दुकान पर काम करके उसने अपने परिवार का खर्च किसी तरह संभालना शुरू किया। रोज सुबह से शाम तक वो मेहनत करता, लेकिन जो कमाई होती वो सिर्फ घर चलाने के लिए पर्याप्त थी। कर्ज चुकाने के लिए पैसे बचाना उसके लिए मुश्किल था। और इस सब के बीच एक दिन शंकर की बेटी गोलू को स्कूल से घर भेज दिया गया, क्योंकि उसकी फीस नहीं भरी गई थी। बाबा, आज टीचर ने मुझे स्कूल से घर भेज दिया। लेकिन क्यों? टीचर ने कहा मेरी इस साल की पूरी फीस नहीं भरी गई है, इसलिए मैं अभी परीक्षा नहीं दे सकती। बेटी को रोते हुए देखकर शंकर का दिल टूट गया। अपनी असमर्थता और हालात से नाराज होकर उसने गुस्से में शराब पी ली और घर लौटते ही हंगामा कर दिया, जिससे परिवार का माहौल और खराब हो गया। सब खत्म हो गया, सब कुछ। मेरी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को स्कूल से निकाल दिया। क्या कहा कि तुम परीक्षा नहीं दे सकती? अरे ऐसा कहीं होता है क्या? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आप ये क्या बोल रहे हैं? अगर आप ही ऐसे हिम्मत हारेंगे तो हमारा क्या होगा? तो फिर क्या करूं पार्वती, क्या करूं? सारे अनाज फसल खराब हो गई। जितना कमाता हूं उससे घर चलता है, लेकिन सर पर जो कर्ज है उसे कैसे उतारूं, कैसे उतारूं? होगा, सब होगा। आप हिम्मत मत हारिए, मैं हूं ना आपके साथ, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। पार्वती के शब्दों ने शंकर के दिल में नई उम्मीद जगाई। वो फिर से काम पर जाने लगा और अपनी मेहनत से जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। लेकिन शराब की लत उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई। जो बात एक बार हुई थी वो अब रोज हो रही थी। एक दिन शराब के ठेले पर शंकर ने दो चोरों को बातचीत करते हुए सुना। तो बता, आज कहाँ जाना है? आज हम जहाँ जाने वाले हैं उसके बारे में तू सोच भी नहीं सकता। क्यों, ऐसी कौन सी जगह जाने वाले हैं? शमशान। क्या? अबे तू पागल है? जिंदा लोगों के घर छोड़कर तू मुझे शमशान लेकर जा रहा है? हाँ भाई हाँ। लेकिन क्यों? वहां कौन सा खजाना मिलने वाला है तुझे? कौन सा? भाई सोने का खजाना है वहां, सोने का। क्या? चोरों की बातचीत सुनकर शंकर चौंक गया। दरअसल गांव की प्रथा के अनुसार मृत व्यक्ति को सोने के आभूषणों से सजाकर विदा किया जाता था। चोर इसी सोने पर नजर रखते थे।
जो कभी कभी चिता की राख में बचा रह जाता था। ये बात सुनने में जितनी भयानक थी उतनी ही करने में भी। लेकिन अपनी स्थिति के आगे शंकर मजबूर था। जैसे ही चोर शमशान की ओर बढ़े, शंकर ने भी चुपके से उनका पीछा किया। शमशान में पहुंचकर चोरों ने अपना काम निपटाया और वहां से निकल गए। उसके जाने के बाद शंकर ने साहस जुटाया और शमशान के भीतर प्रवेश किया। उसने चिता की राख खंगालनी शुरू की और आखिरकार उसे सोने की कुछ चीजें मिल गईं। शंकर वो सारी चीजें लेकर घर लौट आया। जैसे ही शंकर घर पहुंचा, उसने देखा उसकी पत्नी और बेटी शांति से सो रहे हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर शंकर कबाड़ खाने में चला गया, जहां वो उन सोने की चीजों को छिपा रहा था। तभी वहां पार्वती आ गई। अरे, आप इतनी रात कबाड़ खाने में क्या कर रहे हैं? वो मैं पीने आया था यहाँ। तुम दोनों शांति से सो रहे थे, इसलिए यहाँ आ गया। शराब 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 और बस शराब। आखिर आपको हो क्या गया है? दिन ब दिन आपकी शराब की लत बढ़ती ही जा रही है। तुम फिर शुरू हो गई। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अभी यहाँ से निकलो। शंकर ने जैसे तैसे बात टाल दी और अगले दिन शमशान से चुराए गए सोने के पहले टुकड़े को बेचकर अपने पुराने कर्ज की थोड़ी रकम चुका दी। उसे लगा इस रास्ते से उसकी आर्थिक समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं। अब शंकर हर रात शमशान जाकर चिता की राख में सोने की तलाश करता और उसे बेच देता। धीरे धीरे शंकर का कर्ज कम होने लगा। इस दौरान उसकी पत्नी पार्वती को शक हुआ कि शंकर के पास अचानक से इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। जब उसने शंकर से इसका कारण पूछा तो शंकर ने कहा, देखो, ये पैसे कहां से आते हैं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम घर संभालो, बाकी मैं देखता हूँ। आपको हो क्या गया है? ऐसे तो नहीं थे आप पहले। तुम अपना मुंह बंद करो यार। शंकर और पार्वती में बात बिगड़ी जा रही थी, लेकिन शंकर ने पार्वती की बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन देखते ही देखते शंकर की किस्मत पलट गई। कुछ दिनों से शंकर खाली हाथ शमशान से लौट रहा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। हर बार खाली हाथ लौटने पर शंकर गुस्से और निराशा से तिलमिलाने लग गया। आखिर ये सब हो क्या गया है? मुझे फिर से वही गरीबों वाली जिंदगी नहीं जीनी। उसका लालच उसे बार बार शमशान खींच ले जाता, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। बस हो गया, अब मुझे कोई टेढ़ा रास्ता निकालना पड़ेगा। अपने लालच और निराशा से अंधा होकर शंकर ने एक भयावह कदम उठाया। वो शमशान में गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकालने लगा और उनके शरीर पर पहनाए गए आभूषण चुराने लगा। एक रात जब वो अपनी हरकत में लगा था तो शमशान के आसपास के आवारा कुत्तों ने हलचल सुन ली। अरे, अब ये कहां से आ गए? छोड़ शंकर, इससे पहले कि इन कुत्तों की वजह से कोई और यहां आ जाए, यहां से निकलना होगा। शंकर वहां से निकल ही रहा था कि तभी उन कुत्तों ने वहां आकर शंकर पर हमला करना शुरू कर दिया। शंकर खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, बचाओ, कोई है यहाँ? बचाओ मुझे, बचाओ। शंकर मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुत्तों ने उसे बुरी तरह काट लिया था। शंकर बेहोश हो गया। रात भर शंकर उस शमशान में बेजान पड़ा रहा। लेकिन सुबह आसपास के लोग शमशान पहुंचे। उन्होंने घायल शंकर को देखा और फिर मिलकर शंकर को अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही उसके परिवार को भी खबर कर दी। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये क्या हालत कर ली है आपने खुद की? इतना गंदा काम आप कर भी कैसे सकते हैं? सच, आपने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा शंकर अब अपने किए पर पछतावा कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि लालच उसे इस अंधकारमय रास्ते पर ले आया। ये कहानी इस सच्चाई को उजागर करती है कि लालच एक ऐसी बुरी बला है
जो इंसान को नैतिकता से गिराकर अंततः विनाश की ओर धकेल देती है। सही रास्ते पर चलना और संतोष रखना ही सच्चे सुख का आधार है। सोनपुर नाम का एक गांव था जहां पर मोहित नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहा करता था। मोहित कोई काम नहीं करता था, बस अपने घर में बैठा रहता था। और कितने दिन ऐसे सोते रहोगे? बाहर जाकर कोई काम ढूंढो। क्या माँ, आप मुझे चैन की नींद सोने भी नहीं देती। पूरे दिन सोते ही रहता है, सोने के अलावा और तुझे कोई काम ही क्या है? ठीक है, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित घर से बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता ही है, उसे कई सारे दुकानदार दिखते हैं। पहले उसे चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। मोहित उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है, ये चूड़ियों में आपका धंधा कितना हो जाता है? भाई, अच्छा खासा धंधा हो जाता है। इतना हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का पेट भर सकूं। बस पेट भर पाते हो? इसमें क्या है, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, फिर भी हर दिन का खाना कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित वहाँ से निकल जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, मैं कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मैं जल्दी से माला माल हो जाऊं और फिर सारे पैसे जमा करके बैठ जाऊंगा और खूब सोऊंगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सुनार का दुकान दिखाई देता है जिसका नाम गौरव सुनार होता है। मोहित गौरव सुनार के दुकान पर पहुंचता है और उससे कहने लगता है, सुनार जी, जरा सुनिए। हाँ, बोलो बेटा। कितना कमा लेते हैं आप ये सोना बेच बेच कर? भाई, अभी क्या बताऊं, इस गांव में एक मैं ही सुनार हूँ, तो सारे गांव वाले मुझसे ही सोना खरीदते हैं। मैं ज्यादा नहीं कमाता, बस इतना कमा लेता हूँ कि मेरे खुद के 2 बंगले हैं और कुछ छोटे मोटे मकान हैं। 2 बंगले और छोटे मोटे मकान, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कमाते हैं? वाह सुनार जी, मान लिया आपको। मगर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं गांव में कुछ काम ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी मैं सोच रहा था कि किसी को काम पर रख लेता हूँ, मगर तुम सोना बेच पाओगे? मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मोहित अपने घर चले जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। मोहित की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा मोहित, अभी कोई मूर्खता मत करना, बल्कि मन लगाकर काम करना। हाँ माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा और खूब सारे सोने बेचूंगा और खुद की सोने की दुकान खोलूंगा। अगले दिन मोहित अपने काम पर पहुंचता है और गौरव सुनार सारे सोने के भाव उसे बता देता है और कहता है, जितना ज्यादा सोना तुम बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा, तो खूब सारे सोने बेचने में तुम लग जाओ। दोपहर का वक्त हो गया है और गौरव सुनार का खाना खाने का वक्त हो जाता है। सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जब तक मैं आता हूँ तब तक ये दुकान संभालो। जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनार अपने घर खाना खाने चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ग्राहक आता है और मन ही मन मोहित सोचता है कि अगर मैं ज्यादा सोना बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कम पैसों में सोना बेचना शुरू करता हूँ। ग्राहक कई सारे सोने को कम पैसों में खरीद लेता है और थोड़ी देर के बाद गौरव सुनार दुकान पर वापस आ जाता है। यहाँ के सारे सोने कहाँ चले गए? वो तो मैंने बेच दिए। इतने सारे सोने, वो भी इतनी जल्दी कैसे बेच दिए तुमने? आप ही ने तो कहा था कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना मुनाफा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने कम पैसों में ज्यादा सोना बेचा। क्या? अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा नुकसान! निकल जाओ अभी, निकल जाओ यहाँ से। गौरव सुनार उसे अपने काम पर से निकाल देता है और दुखी होकर जंगल के तरफ निकल जाता है। ये सोनार अपने आप को समझता क्या है? हाँ? देखना,
मैं भी एक दिन सुनार की दुकान खोलूंगा। वो जब ये कहीं रहा होता है तभी वहीं पे एक संत उसे आईने लिए हुए खड़े मिलते हैं और उनके पास जो छड़ी और आईना रखा था वो सारी चीजें सोने की थी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? संत जी, आज मुझे मेरे मालिक ने काम पर से निकाल दिया, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खुशी और कभी गम, यही असल जीवन की रीति है। जी, आप शायद सही कह रहे होंगे। ये आईना बड़ा ही अनोखा दिखाई पड़ता है। हाँ बेटा, ये आईना और ये छड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। अगर इस आईने पर होकर सूरज की किरणें जिस किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं, वो सारी चीजें सोने की हो जाती हैं। ये सुनकर मोहित आश्चर्यचकित हो जाता है और मन में सोचता है कि अगर मैं इस आईने को चुरा लूं तो आराम से कोई भी चीज सोने में बदल सकता हूँ। मैं इसे लेके भाग जाता हूँ। संत जी, क्या मैं ये आईना देख सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही संत उसे वो आईना देते हैं, मोहित आईना लेकर वहाँ से भाग जाता है और संत उसका पीछा नहीं करते बल्कि उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे मेरी छड़ी के बारे में बताने तो देते। छोड़ो, तुम वापस जरूर आओगे, मैं जानता हूँ। मोहित उस आईने को लेकर घर आ जाता है और उस आईने को छुपा देता है। कल सुबह उठकर सूरज की किरणों से कई सारी चीजों को सोने में बदल दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहित आईने को लेकर अपनी खिड़की के सामने रख देता है और दूसरी ओर वो एक खाली पानी का ग्लास रखता है। जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने से होकर ग्लास पर पड़ती हैं, वो सोने का बन जाता है। अरे, ये तो सच में काम कर रहा है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से घर में पूरे दिन सोऊंगा। धीरे धीरे कर मोहित काफी सारी चीजों को सोने में बदल देता है और फिर उन्हें गौरव सोनार के पास बेचने चला जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा नुकसान कराकर अपना मुंह मुझे फिर से दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आपके फायदे की बात करने आया था। मैं तो काफी सारा सोना अपने झोले में भर कर लाया हूँ और उन्हें आपको कम दामों में बेचना था। आपको तो मेरा मुंह ही नहीं देखना ना, तो मैं चलता हूँ। रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? सच में तुम मुझे कम पैसों में सोना बेचोगे? बिल्कुल, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे हर दिन सोना लेना होगा। पैसों के साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तु देनी होगी, जिस किसी भी वस्तु को आपको सोने की बनवानी हो। गौरव सोनार उसकी ये बात मान लेता है और सोने को कम भाव में लेकर थोड़े सामान मोहित को देने लगता है, जिससे मोहित सोने में बदलने लगता है। देखते ही देखते मोहित खुद की एक सोनार की दुकान खोल देता है और उसका नाम मोहित सोनार रखता है। मैंने तो कम समय में काफी पैसे कमा लिए हैं, मगर इतनी रकम काफी नहीं है मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए। एक तो वो आईना बड़ा ही छोटा है, सिर्फ छोटी ही चीजें सोने में बदलती हैं। एक काम करता हूँ, एक बड़ा आईना लेता हूँ, उस पर इस सोने बनाने वाले आईने को इस्तेमाल करता हूँ। फिर बड़ा आईना भी सोना बनाने लग जाएगा और फिर मैं बड़ी चीजों को भी सोने में बदलना शुरू कर दूंगा। मोहित अपने काम से जल्दी ही अपने घर लौट आता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे तुम इतने जल्दी दुकान से आ गए, तुम्हारी दुकान कौन चला रहा है? माँ, मैंने दुकान पर नए कामगार लगा दिए हैं, वो सब संभालेंगे। मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूँ। बेटा, हम इंसान काम करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए नहीं। हमें पूरे लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। मोहित अपनी माँ की बात अनसुना कर देता है और जैसे ही रात होती है वो बड़ा सा आईना ले आता है और उस सोने के आईने को अपनी खिड़की पर रख देता है और उसके ठीक सामने उस बड़े से भी आईने को रख देता है। जैसे ही सुबह होगी, सूरज की किरणें सोने के आईने पर पड़ेंगी
और इस बड़े से आईने को भी अपने जैसा बना देंगी। और तो और मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं होगा। जैसे ही सुबह होती है, मोहित की माँ उसे सोता देख बहुत गुस्सा होती है। अरे मूर्ख, अभी भी सो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। जैसे ही मोहित की माँ उसे उठाने जाती है, वो उस बड़े आईने के सामने आ जाती है और सोने में बदल जाती है। जब मोहित की आंखें खुलती है तो अपनी माँ को इस स्थिति में देख बहुत रोने लगता है। ये मेरी ही गलती है माँ, आप सोने में बदल गई। आप हमेशा मेरा भला ही चाहती थी, मगर मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, लालच से भर गया था। मैं अभी जंगल में जाकर उस संत को ढूंढता हूँ। मोहित भागकर जंगल जाता है और उस संत को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो संत दिखते हैं और मोहित उस संत के पास जाता है। संत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आराम और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपका आईना चुरा लिया और अभी उस आईने के कारण मेरी माँ सोने में बदल गई है। संत जी, मेरी मदद कीजिए, उन्हें पहले जैसा वापस कर दीजिए ना। बेटा, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। उस सोने के आईने से सब सोना हो जाता है और इस सोने की छड़ी से वो पहले जैसा। सोने की वस्तु पर इस छड़ी का अंतिम भाग लगाने पर वो पहले जैसा हो जाता है। संत जी, मुझे ये छड़ी दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं आईना और छड़ी दोनों आपको वापस कर दूंगा। संत उसे वो छड़ी दे देते हैं और मोहित घर जाकर उस छड़ी से अपनी माँ को फिर से पहले जैसा कर देता है। माँ, मैं तो डर ही गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ अब से मैं पूरी नेकी और लगन से काम करूंगा। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम अच्छे से काम करो और फूलो फलो। मोहित संत को आईना और छड़ी दोनों दे देता है और संत उसे माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। चंबल का इलाका पुराने समय से ही चोरी और डकैती के कामों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अब तो यहाँ के लोगों को इन सब की आदत सी हो चुकी है। पर इस बार फिर से चोरों का एक नया समूह चंबल में आता है और लोगों को परेशान करना शुरू कर देता है। भाई, सुना है कि हमारे इलाके में चोरों का एक नया समूह घुसा है और उन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ है। हाँ, उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही मेरे घर में भी चोरी की थी। घर में रखा सारा कीमती सामान चुराकर खुद की तरह गायब हो गए। दया और चंदन बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। पकड़ो पकड़ो, उनको पकड़ो। तुम्हें किसी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई तो दे रही है, चलो चलकर देखते हैं। दया और चंदन आवाज की तरफ बढ़ते हैं। पकड़ो उनको, अरे उन चोरों को पकड़ो, उन्होंने मेरी दुकान के सारे पैसे चुरा लिए हैं। क्या हुआ काकी, कितने पैसे थे दुकान पर? पूरे महीने की कमाई थी चंदन बेटा, वो बदमाश चोर सारे पैसे चुरा कर भाग गए। जब चोरी हुई तो आप उस वक्त कहाँ थी? मैं तो दुकान पर ही बैठी थी बेटा, ग्राहकों को सामान दे रही थी। जब मेरी नजर तिजोरी पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो खाली हो चुकी है। अच्छा, तो क्या आपने उन चोरों का चेहरा देखा था? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो कब आए और कब उन्होंने मेरी दुकान की तिजोरी लूट ली। अगर आपने उनका चेहरा नहीं देखा तो आप किसको देखकर चिल्ला रही थी कि पकड़ो उनको, पकड़ो? मैं तो तिजोरी खाली देखकर यूं ही चिल्लाने लगी थी बेटा, और ये अबला कर भी क्या सकती है। अच्छा, एक बात बताओ काकी, अगर आपने उन चोरों का चेहरा नहीं देखा तो वो चोर तो कोई भी हो सकता है। वो चोर हम दो भी हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि वो चोरी किया हुआ सारा माल अभी भी हमारे पास है और हम आपसे बचने के लिए आपकी मदद करने का नाटक कर रहे हैं ताकि आपका शक हम दोनों पर ना जाए। क्यों मजाक कर रहे हो यार? काकी बेचारी वैसे ही परेशान है, तुम उनको और परेशान कर रहे हो। एक तो इनकी तिजोरी वो बदमाश चोर लूट कर ले गए, और अगर हम उन चोरों के जैसे ही इनको परेशान करेंगे तो हम में और उन चोरों में क्या फर्क रह जाएगा। अपने दुकान पर हुई चोरी की घटना के बारे में वो औरत कई लोगों को बताती है, पर किसी से भी उसको चोर के बारे में पता नहीं चलता। थक हार कर वो अपना उदास चेहरा लेकर वापस अपनी लुट चुकी दुकान पर आ जाती है। देखा, इन चोरों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। अब तो ये लोग दिन दहाड़े चोरी करने लगे हैं। अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो कुछ टाइम के बाद इनकी संख्या बढ़ जाएगी और तब इन्हें रोकना आसान नहीं होगा।
आसान तो अभी भी नहीं है भाई। तुम्हें क्या लगता है कि ये चोर बाकी चोरों की तरह आम चोर हैं? इनके चोरी करने के तरीके से तो नहीं लगता कि ये बाकी चोरों की तरह होंगे। ये मुझे बहुत ज्यादा शातिर और तेज लग रहे हैं, जो पलक झपकते ही सामान गायब कर देते हैं। क्यों ना इनके बारे में पुलिस से पता किया जाए, पुलिस वालों को जरूर इनकी खबर होगी। दया और चंदन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां का नजारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस स्टेशन पूरा भरा हुआ है। सब लोग अपने अपने घर में हुई चोरी की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हुए हैं। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए और एक एक करके अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आइए। अरे यहाँ तो सारे चंबल के लोग अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए हुए हैं। चलो जाकर इंस्पेक्टर से उन चोरों के बारे में पता करते हैं। चंदन और दया लेडी इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और चोरों के बारे में पूछने लगते हैं। मैडम, आप इन चोरों को जल्दी से पकड़ क्यों नहीं लेती? इनका आतंक तो किसी भयानक बीमारी से भी ज्यादा है। चोरों के बारे में कुछ जानकारी हो तो वो पकड़े जाएंगे ना। ना आज तक किसी ने उनकी शक्ल देखी है और ना ही किसी को उनका नाम पता है। चंदन और लेडी इंस्पेक्टर बात कर ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी लेडी इंस्पेक्टर के पास आता है। मैडम, मैं तो बर्बाद हो गया। उन चोरों ने मेरी जिंदगी भर की कमाई चुरा ली। आज मेरे पास पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। तो आपको अपने घर पर ताला लगाना चाहिए था। घर खुला छोड़ोगे तो चोरी तो होगी ही ना। मैडम, मैंने अपने घर पर एक नहीं बल्कि दो ताले लगाए थे, और वो भी बहुत बड़े बड़े। मेरी खुद ताले की दुकान है। अपने लिए मैंने वो ताले निकाले थे जो टूट नहीं सकते, पर फिर भी उन चोरों ने ताले तोड़कर सारे पैसे गायब कर दिए। ठीक है, मैं आपकी कंप्लेंट तो लिख लेती हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि इससे कुछ फायदा होने वाला है। ये कैसी बात कर रही हैं मैडम आप? अगर पुलिस वाले ही इस तरह की बातें करेंगे तो हम अपनी समस्या लेकर किसके पास जाएंगे? चोरों की बढ़ती हिम्मत से चंबल की जनता का पुलिस पर से भरोसा उठ रहा था। अब किसी को भी पुलिस पर यकीन नहीं था कि पुलिस उनकी कुछ मदद कर पाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा ये चंबल पहले की तरह एक खूंखार घाटी बन जाएगा। दादाजी ने हमें द्रोणगिरी पर्वत के बारे में बताया था, जिसे हनुमान जी उठाकर ले गए थे। वो एक मजबूत पर्वत है। हमें उसके पत्थर से दरवाजे और ताले बनाने पड़ेंगे। चोर उस पर्वत के पत्थर को नहीं तोड़ पाएंगे। चंदन और दया दोनों द्रोणगिरी पर्वत के लिए निकल पड़ते हैं। कई दिन पैदल चलने के बाद दोनों पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको एक वानर दिखाई देता है। हे बालक, तुम कौन हो और इस पर्वत पर किस कारण से आए हो? हम चंबल के रहने वाले हैं और इस पर्वत पर पत्थर लेने आए हैं। इस पर्वत के पत्थर सिर्फ वही ले जा सकता है जो राम भक्त होगा। अगर तुम राम भक्त नहीं हो तो यहाँ से पत्थर नहीं ले जा सकते। हम इस वानर से क्यों बात कर रहे हैं? सीधा पत्थर उठाकर चल देते हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पता है, एक बार बाली एक गुफा में चले गए थे और जब वो देर तक वापस नहीं लौटे तो उनके भाई सुग्रीव ने इसी पर्वत के एक बड़े पत्थर से उस गुफा को ढक दिया था और बाली उसी गुफा में कैद हो गए थे। हाँ, मैंने भी ये कहानी सुनी है। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें उस गुफा में बंद कर दूंगा और तुम जीवन भर के लिए वहीं कैद होकर रह जाओगे। अपने चंबल को बचाने के लिए मैं ये खतरा भी उठा सकता हूँ। आप मेरी परीक्षा शुरू कीजिए वानर महाराज। श्री राम का सबसे बड़ा भक्त कौन था? श्री राम का सबसे बड़ा भक्त एक वानर ही थे और हम उनको संकट मोचन हनुमान जी के नाम से पूछते हैं। श्री राम जी की नगरी का नाम क्या था? अयोध्या। श्री राम ने समुद्र पर पत्थरों का पुल क्यों बनवाया था? लंका पर चढ़ाई करके रावण को हराकर सीता माता को वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम ने समुद्र पर राम सेतु बनवाया था। तुम प्रभु के सच्चे भक्त लगते हो, इसीलिए तुम जितने पत्थर चाहो यहाँ से उतने पत्थर ले जा सकते हो। वानर दया और चंदन को रत्नगिरी पर्वत से बहुत सारे जादुई पत्थर देता है। उन पत्थरों को लेकर चंबल वापस जाते हैं और उनको तराश कर उनसे एक जादुई दरवाजा और एक जादुई ताला बनाते हैं। चलो इस जादुई दरवाजे को घर पर लगाते हैं ताकि चोर इसमें फंस जाएं और हम उनको पकड़ सके। दोनों मिलकर उस जादुई दरवाजे और जादुई ताले को अपने घर पर लगाते हैं। अब जैसे ही चोर चोरी करने के लिए आते हैं और ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, सभी चोर जादुई दरवाजे में फंसकर घर के अंदर बंद हो जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? लगता है ये कोई मायावी जादुई दरवाजा है। इसको जल्दी से तोड़ो, नहीं तो पुलिस हमें नहीं छोड़ेगी।
सभी चोर घर के अंदर से दरवाजा जोर जोर से पीटने लगते हैं। ये आवाज सुनकर चंदन समझ जाता है कि चोर जादुई पत्थर के दरवाजे में फंस चुके हैं। वो पुलिस को बुलाता है और पुलिस सभी चोरों को अरेस्ट कर लेती है। चंदन और दया को चोरों को पकड़वाने के लिए इनाम मिलता है और साथ ही पुलिस में भर्ती होने के लिए भी बुलाया जाता है। ये कहानी है रामगढ़ की। रामगढ़ के लोग बहुत ही भोले भाले थे जो एक दूसरे की भलाई करते थे। चलिए काका, आपका सारा सामान मैं घर तक छोड़ देता हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटा। इसी गांव में भंवरलाल रहता था। भंवरलाल के 2 बेटे थे, विक्रम और आदित्य। दोनों बहुत ही आज्ञाकारी थे। विक्रम, मैं काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ, तुम दोनों खेत जाकर पानी छोड़ दो। जी बाबा। जैसा भंवरलाल कहता वैसे ही उसके बेटे किया करते थे। लेकिन अब भंवरलाल बूढ़ा हो चुका था। अक्सर उसकी तबीयत खराब रहती थी। विक्रम, तुम शहर जाकर बीज ले आओ और आदित्य, तुम खेत में खुदाई का काम शुरू करो। ठीक है बाबा। कल हम तीनों मिलकर सारे बीज बो देंगे। अब से हमें हर काम मिल बांट के करना होगा। जी बाबा, आप आराम कीजिए, हम दोनों सारा काम निपटा देंगे। ठीक है। भंवरलाल अपने दोनों बेटों को खेती सिखा रहा था। कुछ समय बाद वो बीमार हो गया और उसने बिस्तर पकड़ लिया। उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया। विक्रम, तुम बड़े हो, तुम्हें हमेशा आदित्य का ख्याल रखना है, और आदित्य, तुम छोटे हो तो तुम्हें अपने बड़े भाई की हर बात माननी है। हाँ बाबा, हम दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल। ये सुनकर भंवरलाल खुश था। बंटवारा करने का ख्याल तक उसके दिमाग में नहीं आया। फिर एक दिन भंवरलाल चल बसा। भंवरलाल ही विक्रम और आदित्य का मार्गदर्शक था। अब वही नहीं रहा था तो दोनों भाइयों का कैसे चलेगा। भैया, अब हमें कौन बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए? तू फिक्र मत कर आदित्य, मैं हूँ ना, तेरा बड़ा भाई तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। मैं तुझे बताऊंगा कि क्या तेरे लिए सही है और क्या तेरे लिए गलत। अब आदित्य बस विक्रम के सहारे था। उसी साल विक्रम ने शादी कर ली नयनतारा से। शुरू में नयनतारा बहुत अच्छा बर्ताव करती आदित्य के साथ। ये लीजिए भैया, आपकी मनपसंद खीर। धन्यवाद भाभी। फिर धीरे धीरे नयनतारा का बर्ताव बदलने लग गया। उसे अपना देवर एक आंख नहीं भाता था। आप आदित्य को काम क्यों नहीं देते? पूरा दिन ऐसे निठल्ले बैठा रहता है। अरे वो मेरे साथ खेतों में काम करता तो है। हाँ, पता है कितना काम करता है। आप सारा दिन खेतों में लगे रहते हैं और वो है कि शाम 4 बजे ही घर लौट आता है। हाँ, अभी वो छोटा है, कितना काम करेगा? इतना भी छोटा नहीं है। मुझे तो लगता है आपको बंटवारा कर देना चाहिए। नहीं नयनतारा, वो अकेले कैसे रहेगा? अकेले क्यों? वो भी तो शादी करेगा ही। जब शादी होगी तब देखेंगे, तब तक तो हमें ही उसे संभालना होगा। समय के साथ आदित्य और उसकी भाभी नयनतारा के रिश्ते बिगड़ते रहे। वो दोनों अक्सर झगड़ा किया करते थे। ये क्या है भाभी, आज आपने मेरे लिए खाना नहीं बनाया? देख नहीं रहा कि मैं बीमार हूँ? अगर आप बीमार हैं तो किसी के लिए खाना नहीं बनाती। आपने अपने लिए और भैया के लिए तो खाना बना लिया। आप बस मुझे इस घर से अलग करना चाहती हो। वो तो मैं कब से चाहती हूँ, पर तुम्हारे भैया मेरी सुने तो ना। नहीं, मेरे भैया मुझे कभी अलग नहीं होने देंगे। ऐसा तुझे लग रहा है, देखता जा क्या होता है। कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है। इस झगड़े के बाद धीरे धीरे नयनतारा विक्रम के दिमाग में आदित्य के खिलाफ बातें भरने लगी। तुम्हारा भाई मेरी जरा भी इज्जत नहीं करता। वो मुझ पर चिल्लाता है। जब मैंने कहा मैं तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी तो कहता है आप कुछ भी कर लो, मेरे भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानती हूँ आपका भाई आपके लिए जरूरी है, पर क्या पत्नी की इज्जत जरूरी नहीं? नयनतारा के मगरमच्छ के आंसू देखकर विक्रम का मन पसीज गया। वो नयनतारा की बातों में आ गया। विक्रम ने निर्णय ले लिया कि वो लोग अलग होंगे और बंटवारा होगा। विक्रम ने आदित्य से बात की। ये रोज रोज की खिटखिट से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। पर भैया, याद कर बाबा ने तुझे क्या कहा था, तुझे मेरी हर बात माननी पड़ेगी। ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। घर का बंटवारा एक बराबर होगा। ठीक है।
गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्गों ने घर और खेत का बंटवारा कर दिया। भैया इस घर और खेत के अलावा हमारे पास एक भैंस भी है। हाँ, उसका भी बंटवारा होगा। पर नयनतारा को भैंस अपने लिए चाहिए थी, तो उसने अपने पति के कान में खुसर पुसर की। भैंस तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है अगर वो हम रख ले? वैसे भी आदित्य भैंस का क्या करेगा? ठीक है, बात करता हूँ। विक्रम आदित्य के पास गया। देख आदित्य, हमारे पास एक ही भैंस है, इसका बंटवारा करना मुश्किल है, तो क्यों ना ये भैंस मैं ही रख लूं? आदित्य ने अपनी लालची भाभी की ओर देखा और बोला, नहीं भैया, भैंस का भी बराबर बंटवारा होना ही चाहिए। अब विक्रम सोच में पड़ गया कि वो कैसे भैंस का बंटवारा करेगा। तभी नयनतारा उसके पास आई। उससे बोलो कि भैंस के मुंह की ओर का हिस्सा उसका और पूंछ वाला हिस्सा हमारा। ठीक है आदित्य, इस भैंस की मुंह की तरफ का हिस्सा तुम्हारा और पीछे वाला हिस्सा मेरा। ठीक है भैया। इस बार आदित्य को अपनी भाभी की साजिश समझ नहीं आई। अगली सुबह भैंस जोर जोर से चिल्ला रही थी। अरे आदित्य, देखो भैंस को भूख लगी है। क्या भैंस को खाना खिलाना मेरा काम है? हाँ बिल्कुल, मुंह की तरफ वाला हिस्सा तुम्हारा है ना। ठीक है भैया। आदित्य ने भैंस को चारा डाला और कुछ देर बाद उसने देखा उसकी भाभी नयनतारा भैंस का दूध दोह रही है। भाभी, मुझे भी थोड़ा दूध दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। भैंस का पिछला हिस्सा हमारा है, इसके दूध पर बस हमारा हक है। पर ये तो अन्याय है। बंटवारा ऐसा ही हुआ था और तुमने मान भी लिया था। भैंस की इस समस्या से आदित्य परेशान हो गया। उसे भैंस को खिलाना पिलाना पड़ता था, पर उसे थोड़ा सा भी दूध नहीं मिलता था। अब क्या करूं मैं इस भैंस का? इसी सोच में एक दिन वो अपने खेतों में बैठा था कि तभी बूढ़े काका वहाँ से गुजर रहे थे। क्या हुआ आदित्य, बड़ी गंभीर सोच में डूबे हो? अब आपसे क्या छुपाऊं काका, घर और खेतों का तो बराबर बंटवारा हो गया और हमारी भैंस, उसका मुंह का हिस्सा मुझे मिला है और पूंछ वाला हिस्सा भैया को मिला है। मुझे भैंस को खाना खिलाना पड़ता है और दूध भैया के हिस्से में है। ये तो नाइंसाफी हुई ना। बिल्कुल। पर अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। भैया भी बस भाभी की बातें मान लेते हैं। मेरे पास एक सुझाव है। काका ने आदित्य के कान में एक युक्ति बताई। अगली सुबह आदित्य ने भैंस को चारा खिलाया और फिर वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसकी भाभी भैंस का दूध दोहने आई। नयनतारा ने दूध दोहना शुरू ही किया था और बस आदित्य ने छड़ी उठा ली और भैंस के सामने के पैरों पर मारने लगा। भैंस को दर्द होने लगा और उसने नयनतारा को जोर से लात मारी। हाय हाय, मर गई। हाय हाय, मर गई। हाय। विक्रम दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नयनतारा को उठाया और देखा कि आदित्य छड़ी से भैंस को पीट रहा था। ये तुम क्या कर रहे हो? मैं भैंस को पीट रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि ये मेरा हिस्सा है। इस हिस्से में मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये सुनकर विक्रम और नयनतारा दोनों कुछ न बोल पाए। विक्रम अपनी पत्नी को घर के अंदर ले गया। अब से जब भी नयनतारा दूध दोहने आया करती, आदित्य छड़ी लेकर खड़ा हो जाता और डर के मारे नयनतारा घर के अंदर भाग जाया करती। आखिरकार थक हार के विक्रम ने नया फैसला लिया। ऐसे तो नहीं चलेगा। हम एक काम करते हैं, हम बारी बारी भैंस को पालेंगे। एक दिन भैंस तुम्हारी, एक दिन मेरी। भैया, मुझे ये भैंस नहीं चाहिए, आप ही रखिए। मैंने ये सब आपको समझाने के लिए किया। आप भाभी की हर बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं। बाबा ने आपको मेरी जिम्मेदारी दी थी, वो शायद आप भूल गए। विक्रम शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, आप ये भैंस रख लीजिए। नहीं, ये भैंस हम दोनों की है और ये घर भी। आज से हम दोनों वापस एक साथ रहेंगे, भले ही तेरी भाभी को ये बात पसंद हो या नहीं हो। और अगर उसे तुझसे तकलीफ है तो वो ये घर छोड़कर जा सकती है। नयनतारा को समझ आ गया कि वो इन भाइयों को अलग नहीं कर सकती और उस दिन के बाद दोनों भाई पहले की तरह एक साथ खुशी खुशी रहने लगे।